कल की क्लास में हम लोगों ने सारी की सारी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले टॉपिक ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोगों को जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है तुम लोगों का सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। यानी कि एक प्रोसेस को समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्वेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइड्रेशन। वैसे तो टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, शॉर्ट सा है एंड स्वीट सा है। ज़्यादा कोई दिमाग खर्च करने की इसमें तुम्हें नीड भी नहीं है। जल्दी जल्दी से फैक्टर्स देखते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि ये चीज़ क्या है सॉल्वेशन। ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले तो जो बातचीत हम करने जा रहे हैं उसके लिए सॉल्वेशन के लिए मुझे कंपाउंड चाहिए। ठीक है, अच्छा लेट्स से मेरे पास एक कंपाउंड है। अब आप जब उस कंपाउंड को पानी में या किसी दूसरे सॉल्वेंट में, यूजुअली वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता ना कि हर जगह आप वाटर यूज़ कर रहे हो सकता है आप कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो। तो जैसे ही आप वहाँ पे वाटर में उस पर्टिकुलर कंपाउंड को डालते हो तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या वाटर में जाने के बाद उस कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं, ठीक है, जिन आयन से वो पर्टिकुलर कंपाउंड आपका बना हुआ है वो अपने सारे के सारे आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे अगर तुम लोगों के पास मान लेते हैं क्या है, आपके पास जस्ट इमेजिन कि NaCl है, NaCl किस आयन से बना है, तो हम लोग ये कहेंगे कि NaCl के अंदर Na+ आयंस है और साथ ही साथ में उसके अंदर Cl नेगेटिव आयंस है। तो अगर तुम्हारे घर में एक डब्बे में नमक रखा हुआ है, तुम उस नमक को अगर घूरते रहोगे तो तुम्हें कहीं से ऐसा नहीं दिखेगा कि अरे देखो हेलो Na+ आयन जा रहा है, हेलो Cl नेगेटिव आयन जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस नमक को तुमने किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया या फिर बेटर तरीके से अगर बातचीत करें कि पानी में अगर डिज़ोल्व किया, तो पानी में जाते बराबर होता कैसा है कि आपका जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो जो आपके पास आयंस होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। मतलब Na+ आयंस आ जाते हैं उसके अंदर से बाहर और नीचे नीचे क्या आ जाते हैं उसके पास Cl नेगेटिव आयंस भी उसके निकल कर आ जाते हैं। तो जब हम लोगों का ये आयंस क्रिएट हो गए तो आयंस के क्रिएट होने से क्या होता है, तो जब तुम उस आयन को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो जो भी आपके पास आयन होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कैटायन और अनायन, बट अगर आपके पास वो जो भी एक आयन है उस आयन का आपने आजू बाजू के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या शुरू हो जाएगा, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब वहाँ पर किसी तरीके से वो लोग बॉन्ड फॉर्म करने लगेंगे। हाँ, अब वो बॉन्ड कोवैलेंट नहीं होगा, वो बॉन्ड आयोनिक भी नहीं होगा, वो डाइपोल डाइपोल टाइप का एक इंटरैक्शन होगा। जैसे अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके आजू बाजू अगर आप निगेटिव चार्ज की फील्ड लगा देते हो तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होने लगता है, एक अट्रैक्शन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बस ये उसी तरीके से है कि वहाँ पे एक अट्रैक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आयंस से उन आयंस का क्या होने लगा, आप लोगों का सॉल्वेंट के साथ ये जो है वो इंटरैक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और आयंस इनके बीच में एक इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाता है तो तुम्हें तो पता है कि इंटरैक्शन ये कौन सा वाला होगा, ऑब्वियसली ये एक अट्रैक्शन वाला इंटरैक्शन है। तो जो ये अट्रैक्शन वाला इंटरैक्शन है, इस अट्रैक्शन वाले इंटरैक्शन में क्या होगा, जब भी दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, भले ही वो वीक बॉन्ड ही क्यों ना हो इस केस में, बट बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो रहा है। तो जब ये इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है कि बॉन्ड फॉर्मेशन वाली प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि क्यों रिलीज होती है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक वगैरह, बट बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है यानी कि अगर वहाँ पे अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। बस एग्जैक्टली इसी प्रोसेस में जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, अब अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है और जब जब किसी प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कौन सी प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक। बराबर, वो प्रोसेस कैसी हो जाती है आपकी, एक्सोथर्मिक। और अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी, निगेटिव होगी। बराबर, तो क्योंकि इस प्रोसेस में, इस काम में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है
तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। यानी कि सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, सॉल्वेशन इज़ अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी बाहर निकली एटमॉस्फेयर में उसे हम लोगों ने क्या कहा? सॉल्वेशन एनर्जी। बट मान कर चलते हैं आप लोगों ने ये बोला कि यार कोई दूसरे सॉल्वेंट के पास जाने से बेटर है कि अपन एक काम करते हैं, आजू बाजू में हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को हम लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वाटर को यूज़ किया तो अब होगा क्या कि जो भी आयन आपने लिया है वो आयन अपना अगेन क्या कर देगा? इंटरेक्शन शुरू कर देगा। किसके साथ? वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये जो उसका इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है किसके साथ? आप लोगों के वाटर के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर चाहे आप सॉल्वेंट के केस में वाटर ले लो तो यहाँ पे भी क्या होता है? एक इंटरेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। इंटरेक्शन डेवलप्ड हुआ इसका मतलब क्या है? वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और अगर वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो देयरफॉर वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो देयरफॉर वहाँ पे क्या होगा? वो प्रोसेस अगेन क्या हो जाएगी आप लोगों की? एक्सोथर्मिक। लेकिन ये ऊपर वाली प्रोसेस से किस तरीके से डिफरेंट है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये किया कि सॉल्वेंट को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि सॉल्वेंट हम लोगों का कौन है? वाटर है। तो जब आप अपनी प्रोसेस में ये चीज़ स्पेसिफाई कर दो कि सॉल्वेंट एक वाटर है तो वही प्रोसेस फिर कौन सी कहलाने लगती है? हाइड्रेशन। यानी कि सारी की सारी सॉल्वेशन प्रोसेस और हाइड्रेशन प्रोसेस सेम होती है। फ़र्क इस बात का होता है कि सॉल्वेशन में सॉल्वेंट के नाम पे कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं सॉल्वेंट के नाम पे वाटर ले लूँगी तो वही प्रोसेस फिर कौन सी कहलाने लगेगी? हाइड्रेशन कहलाने लगेगी। ठीक है, और इस प्रोसेस में ठीक है, और इस प्रोसेस में भी क्या हो रही है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसका भी डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव होगा। ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेसिकली सॉल्वेशन और हाइड्रेशन बोथ आर द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज इन सॉल्वेशन देयर कैन बी एनी कंपाउंड, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, बट इन हाइड्रेशन वी स्पेसिफिकली टेक वाटर एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमने ये समझा कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सॉल्वेशन क्या है, हाइड्रेशन क्या है। अब समझते हैं इन जनरल। अभी मुझे क्योंकि सारी बातचीत हाइड्रेशन को लेकर ही करनी है, हाइड्रेशन को लेकर इसीलिए करनी है, उसका रीज़न सिंपली ये है क्योंकि वाटर हम लोगों का एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और क्योंकि मेरा वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो सारी बातचीत वाटर के रिस्पेक्ट में की जाएगी। तो देखो, जब हम लोग हाइड्रेशन वाली प्रोसेस करते हैं तो जो आयन्स हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के पास कोई अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड किए हैं, वैसे वो सिचुएशन भी आएगी। बट आयोनिक कंपाउंड अगर मैं कंसिडर करूँ तो आयोनिक कंपाउंड में आयंस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब तुम बोलोगे मीथेन के आजू बाजू आप पानी सराउंड करवा दो तो वो नहीं चलेगा क्योंकि मीथेन नॉन पोलर है ना, हमें कहीं ना कहीं से चार्जेस चाहिए। कई बार चीज़ों में आयंस नहीं बनते हैं बट फिर भी उनमें चार्जेस होते हैं। क्यों, कैसे चार्जेस होते हैं? जैसे HCl, ये आप लोगों का क्या है? आयोनिक है क्या? नहीं, ये तो एक कोवैलेंट कंपाउंड है क्योंकि H और Cl एक दोनों नॉन मेटल्स है, बट H प्लस और Cl निगेटिव चार्जेस वहाँ हैं। तो आपका कंपाउंड आयोनिक हो या कोवैलेंट हो इससे मतलब नहीं है। आयोनिक होगा तो कंप्लीट तरीके से आयंस वहाँ डेवलप हो जाएंगे, कोवैलेंट होगा तो आयंस डेवलप नहीं होंगे, हाँ, बट चार्जेस वहाँ होंगे। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बट फिलहाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके पास एक आयन है, अब आयन में भी देखो बहुत ही चूजीनेस हमको चाहिए। जैसे जब हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते थे तो हम लोगों को आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए होता था। जब हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी तो अगेन हमको आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए था। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ी तो उस वक्त हमें बॉन्डेड एटम चाहिए था। बताओ, तो हाइड्रेशन के लिए भी स्पेसिफिक कंडीशन है कि हम लोगों के पास, लेट्स इमेजिन, कोई एक गैशियस आयन है। यस, मान लेते हैं हम लोगों के पास एक कैटायन है और वो भी कौन से स्टेट में? गैशियस। और जब ऐसे गैशियस कैटायन को हम लोग वाटर में डालते हैं, वाटर को एज अ सॉल्वेंट अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, मैंने वाटर में अगर डाला तो तुम तो जानते हो कि वाटर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव।
अब वाटर के ओ पर पार्शियल पॉजिटिव, ओ पे पार्शियल नेगेटिव और एच पे पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया? बिकॉज ओ और एच के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूं तो एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स एच की तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे, तो बेचारे पे पार्शियल पॉजिटिव। और किसके पास शिफ्ट हुए? ओ के पास शिफ्ट हुए, सो देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अच्छा तो अब होगा कैसा? जैसे ही ये X पॉजिटिव पानी में जाता है तो पानी में जाने के बाद की सिचुएशन देखो, सेंटर में ऐसा X पॉजिटिव है और इस X पॉजिटिव के आजू बाजू में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करके रखे हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि H2O के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर ने यदि X प्लस को सराउंड कर लिया तो आगे और H2O उसको सराउंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैसा है? एक इमेजिनरी स्पीयर बन चुका है H2O का X प्लस के आजू बाजू। ठीक है, वी कैन से दैट कि आप लोगों के H2O की वजह से X प्लस के आजू बाजू क्या हो चुका है? एक इमेजिनरी स्पीयर क्रिएट हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि क्योंकि एक स्पीयर H2O का X प्लस के आजू बाजू क्रिएट हो चुका है तो एक और H2O की लेयर नहीं क्रिएट हो सकती। ये भी हो सकता है कि पहली लेयर बहुत वीक हो या पहली लेयर ढंग से क्रिएट नहीं हो पा रही हो तो दूसरी की तो बातचीत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि H2O की सिर्फ और सिर्फ एक लेयर क्रिएट होती है, कि H2O की सिर्फ 2 लेयर क्रिएट होती है। देयर कैन बी मल्टीपल लेयर्स और देयर कैन बी अ सिंगल लेयर। तो बेसिकली H2O की कितनी लेयर्स आप लोगों के X प्लस के आजू बाजू क्रिएट हो रही हैं, ये चीज़ फिर किस पे डिपेंड कर रही है? क्या H2O पे डिपेंड कर रही है? नहीं, H2O पे डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट छोटी सी आपके पास, बहुत ही छोटा सा है, उस मैग्नेट के आजू बाजू आपने कुछ आयरन के 10 पार्टिकल्स आपने रखे, तो अगर वो मैग्नेट बहुत ही लीस्ट मतलब बहुत ही कमज़ोर होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत ही कम आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास एक जायंट मैग्नेट है, या फिर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई एक ऐसी मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, तो वो अपने आजू बाजू जो अपने आयरन के पार्टिकल्स उसके आजू बाजू जो फैला कर रखे हैं, उन फैलाए हुए आयरन के पार्टिकल्स को वो क्या कर पाएगी? ज़्यादा ताकत से या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में अपने ऊपर अटैच करवा पाएगी। तो बेसिकली कितने आयरन के पार्टिकल्स आप लोगों के उस पर्टिकुलर मैग्नेट को अटैच हो रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आजू बाजू में आयरन के डस्ट आपने कितनी रखी है, और इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेट कितनी पावरफुल है। बराबर, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेट कितनी पावरफुल है। तो वैसे ही आप लोगों का जो कैटायन लिया है फिलहाल मैंने X प्लस, वो अनायन भी हो सकता था, तो उस कैटायन और उस अनायन के आजू बाजू में आपके H2O के मॉलिक्यूल्स कितने क्वांटिटी में उसको सराउंड करके रख रहे हैं। एक लेयर बन रहा है, एक दूसरा स्पीयर बन रहा है, एक तीसरा स्पीयर बन रहा है, एक चौथा स्पीयर बन रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि X प्लस की स्ट्रेंथ कितनी है। मान लेते हैं आपका जो कैटायन है बहुत ही कमजोर किस्म का कैटायन है, या फिर कह सकते हो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो जब पॉजिटिव चार्ज कमजोर होगा तो ऐसा कमजोर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा H2O को अपने साथ अटैच नहीं करवा पाएगा। समझ रहे हो? और अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा या फिर अगर निगेटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा होगा, इनडायरेक्टली चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा चार्ज का मतलब होता है ज़्यादा H2O उसके आजू बाजू उसको सराउंड करके रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक छोटा सा लोग एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो H2O है, ठीक है, जो कि सराउंड करता है, किसको सराउंड करता है? आप लोगों के आयंस को। ठीक है, तो जब वो H2O सराउंड कर लेता है आयंस को, तो क्वांटिटी ऑफ H2O, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ H2O सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग दी आयन, सराउंडेड, या जो भी तुम लोग अपनी ग्रामेटिकल है, सराउंडिंग आयंस, वो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो आयन लिया है उस आयन पे चार्ज कितना है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा H2O उसके आजू बाजू सराउंड कर पाएंगे, अगर चार्ज कम होगा तो ज़्यादा H2O उसको सराउंड नहीं कर पाएंगे। ये एक पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना, बाद में हमें ये काम आएगा। अच्छा, तो आप खुद सोचो, मान लेते हैं आप लोगों के पास इंटरेक्शन हुआ
इंटरैक्शन मतलब आप लोगों का H2O उस पर्टिकुलर आयन को सराउंड करके रखा है। अब एक्चुअल में आयन किस तरीके से सराउंडेड होते हैं ये वाला फैक्टर भी हमको देखना है। जैसे इमेजिन करो आपके पास एक कैटायन है X पॉजिटिव, तो आपने पानी में तो उसको डाल दिया इस X प्लस के गैसियस कैटायन को, तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो पानी का कौन सा पार्ट इसके साथ इंटरैक्ट करेगा? तो पानी यानी कि H2O का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या करेगा आप लोगों के इस X पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा, यानी कि वहां पे अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी किसके बीच में? ऑक्सीजन एटम के बीच में और साथ ही साथ में X प्लस एटम्स के साथ। ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। जैसे कि तुम तो जानते हो कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और जिस आयन को इस बार मैंने बीच में रखा है वो खुद कैसा है? वो खुद आप लोगों का पॉजिटिव है। तो इनके बीच में ये इंटरेक्शन होगा। बताओ, ये इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। अब यहाँ पे मान लेते हैं मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अनुसार 5 H2O के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, भले ही वो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा हो, बट इंटरेक्शन कुछ तो हो रहा है। तो इस एक इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अब तुम खुद सोचो, जितने ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जितने ज़्यादा होंगे वो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किस बात के? एनर्जी रिलीज के। ठीक है, जैसे अगर मान के चलते हैं एक इंटरेक्शन की वजह से एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अगर होती है, तो अगर ऐसे आपके पास 50 इंटरेक्शन हो गए तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? 50x के अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है ये किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इंटरेक्शंस पे। समझ रहे हो? तो ये बना लो अपना पॉइंट नंबर 2। अच्छा, ये तो वैसे मैंने ये बताया कि अगर आप कैटायन लेते तो इंटरेक्शन कैसा होता। अगर मान लेते हैं एक्स का कोई अनायन होता, और इस अनायन में अगर तुम्हें बताना है कि इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो क्योंकि आप लोगों का जो अनायन है, अनायन यानी कि निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन ये तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर खुद पार्शियल निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो देयरफॉर ऑब्वियस है कि ये वाली जो चीज़ है आप लोगों की इंटरेक्शन किसके साथ कर रही होगी? उस ऑक्सीजन, उस वाटर के अंदर जो में H होंगे उन H के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का X नेगेटिव और H प्लस के बीच में क्या हो गया? एक इंटरेक्शन डेवलप हो गया। और जो ये इंटरेक्शन डेवलप हुआ, अगेन ये इंटरेक्शन की वजह से क्या होगी? आप लोगों के पास एनर्जी रिलीज होगी। और क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो तुम खुद सोचो, अगेन वही सेम बातचीत जो ऊपर की थी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्शंस होंगे उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी बॉन्ड बनने की, और उतनी ज़्यादा ही क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि हम पानी को एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही रिलीज एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इंटरेक्शंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, आप लोगों की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि क्या? हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये सीधा सीधा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों के पास में, ठीक है, क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी लिस्ट डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड कर रही है? हाइड्रेशन एनर्जी, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्शंस है। अब ये नंबर ऑफ इंटरेक्शंस किसकी वजह से है? ये नंबर ऑफ इंटरेक्शंस उस पर्टिकुलर आयन और वाटर की वजह से। अब मान लेते हैं वाटर की एक ही लेयर बनी, ओनली वन लेयर, तो कैटायन क्या कर पाएगा? वाटर से सिर्फ एक लेयर के एक्सटेंट तक ही इंटरेक्ट कर पाएगा। बट मान लेते हैं कि आपका जो वाटर है उसकी एक और सेकंड लेयर बन गई। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे वाटर की एक और सेकंड लेयर है, ये मान लो वाटर की एक और सेकंड लेयर है, तो वाटर की एक और जो सेकंड लेयर रहेगी, अगेन वो सेकंड लेयर का इंटरेक्शन कैटायन के साथ रहेगा। ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है तो इंटरेक्शन वीक होगा, बट इंटरेक्शन तो होगा ना। पहले वैसे हो सकता है कम एनर्जी बाहर निकले, बट कुछ तो निकलेगी कम से कम। तो यानी कि सेकेंड लेयर के आ जाने की वजह से और इंटरेक्शन बढ़ गया, और क्योंकि और इंटरेक्शन बढ़ गया तो और एनर्जी निकल गई। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल सराउंडेड कितने हैं।
बराबर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल सराउंडेड कितने हैं, जितने ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करके रखेंगे उतने ज़्यादा इंटरेक्शंस, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज। लेकिन H2O मॉलिक्यूल्स पे थोड़ी ना उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि अरे चलो अपन जाकर उस आयन को सराउंड कर लेते हैं। H2O के कंट्रोल में कुछ नहीं है, H2O नहीं कर सकता कंट्रोल। वो आजू बाजू के मतलब कि मैं चलो अभी मन कर रहा है तो 10 H2O चलेगा, अभी मन कर रहा है तो 15 H2O चलेगा, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कौन कंट्रोल करेगा फिर? तो वो कंट्रोल करने वाली पावर किसके हाथ में है कि आजू बाजू कितने H2O मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये देखो ऊपर ऑलरेडी लिखवा के रखा है, H2O की क्वांटिटी कितनी रहेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आयन के ऊपर चार्ज कितना है। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी है इनडायरेक्टली किस बात पे डिपेंड कर चुकी है, आप लोगों के चार्ज ऑन आयन पर। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने सीधा सीधा एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि अगर कोई तुमसे पूछेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी या फिर मान लेते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, तो उसमें जो पहला फैक्टर आएगा वो पहला फैक्टर ये आएगा कि आप लोगों के पास कितनी अमाउंट में एनर्जी निकल रही है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी आप लोगों के चार्ज पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे। तो मैं हाइड्रेशन एनर्जी को HE लिख रही हूँ, हो सकता है सॉल्वेशन एनर्जी भी बोल दी जाए। तो सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन आर द सेम थिंग, क्योंकि सॉल्वेंट के नाम पे वाटर यूज कर रहे हो, सो देयरफॉर वी आर यूजिंग अ टर्म हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, चार्ज के। ठीक है, अब मैंने चार्ज के आजू बाजू दो डंडियां खड़ी कर दी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस? नहीं तो कई लोगों को लगेगा कि अरे ये तो निगेटिव चार्ज है -3 और ये तो पॉजिटिव चार्ज है +2, तो मैग्नीट्यूड मैथ्स के अकॉर्डिंग +2 बड़ा होता है -3 छोटा होता है। अरे केमिस्ट्री में प्लस और माइनस का वो सिग्निफिकेंस नहीं होता है जो सिग्निफिकेंस मैथ्स में होता है। मैथ्स में अगर तुम्हें कंपैरिजन करने को बोला जाए कि +3 और -2 के बीच में कंपैरिजन करो, तुम सीधा बोलोगे -2 छोटा है ना। और अगर तुम्हें बोला जाए कि +3 और -5 के बीच में कंपैरिजन करो, तुम बोलोगे -5 छोटा है। लेकिन केमिस्ट्री में कंपैरिजन हमें उनके चार्ज के साइन को, मतलब सामने के साइन को देख के नहीं करना है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव और निगेटिव साइन का मतलब किसी ना किसी प्रोसेस से होता है। हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस में प्लस का मतलब एंडोथर्मिक हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे कौन सा चार्ज है उसको रिजेंबल कर रहे हैं, ना कि आपके मैथ्स वाले नंबर्स को रिजेंबल कर रहे हैं। तो आप उनको मैथ्स के नंबर्स की नजर से देखने लगो, नहीं, -3 का चार्ज यानी छोटा और +2 यानी बड़ा, ऐसा नहीं। इसीलिए वहां पे मैग्नीट्यूड लगा दिया है, ताकि अगर किसी को ऐसी अंदर से फीलिंग भी आ रही हो तो अपने आप को वो इंसान कंट्रोल करे कि नहीं यार, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो मैग्नीट्यूड और चार्ज पे डिपेंड करती है, ना कि इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों के चार्ज के सामने की वैल्यू क्या, मतलब साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ से हम लोगों को एक फैक्टर पता चल गया। अच्छा, अब दूसरे फैक्टर में आते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है, वैसे तो एक डेटा है, डेटा की मदद से भी ये चीज़ बताई जा सकती है, बट कोई नेसेसरी नहीं है। डेटा से याद रख के करोगे क्या? लॉजिकली सोचो, जैसे मैंने ये ऊपर ये डायग्राम बनाया है, मैंने ये कहा कि जो लेयर आप लोगों के जैसे X+ है, X+ के आजू बाजू में H2O की एक लेयर है, H2O की एक लेयर ने उस X+ को सराउंड करके रखा है, बराबर। तो X+ और H2O के बीच में एक सर्टेन एक्सटेंट तक अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। वैसे तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू वगैरह भी निकाली जा सकती है, फिजिक्स वाले लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ उनका अट्रैक्शन वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अभी H2O की एक सेकेंड लेयर बनी, अब H2O की जो सेकेंड लेयर है वो थोड़ी दूर होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट लेयर, ठीक है, फ्रॉम X पॉजिटिव। तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस के बढ़ने से जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इवन यही सेम चीज तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पढ़ी होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे H2O की लेयर
आपकी दूर होती जाएगी, किससे, H प्लस के इंटरैक्शन वीक होता जाएगा। और कमजोर इंटरैक्शन मतलब थोड़ी सी एनर्जी बाहर गई, और थोड़ी सी एनर्जी का बाहर गई मतलब हाइड्रेशन एनर्जी घट गई। तो हाइड्रेशन एनर्जी आप लोगों के चार्ज पे तो डिपेंड करती थी, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, और वो एक और फैक्टर है आप लोगों का साइज, ठीक है, या फिर सिंपल कह सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज। जितना ज़्यादा साइज मतलब, या फिर आप कह सकते हो जितना ज़्यादा वो दूर होता जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ने से आप लोगों की हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं एक तीसरा फैक्टर, तो एक चौथा भी है, चौथे को भी पढ़ेंगे, बट पहला तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा फैक्टर जो है आपको बेटर तरीके से फिजिक्स में समझेगा, क्योंकि इस तीसरे फैक्टर के लिए मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, वो है आपका एप्लाइसन। ये इस तरीके से हम लिखते हैं उसको। ये आप लोगों का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब कई लोगों को डाउट आएगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो अच्छा, पहली बात तो मैं किसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, मैं सॉल्वेंट के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रही हूँ। अभी फिलहाल क्योंकि मैं हाइड्रेशन एनर्जी बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा सॉल्वेंट एक वाटर है, बट अगर फिर भी किसी को जांचना हो, पता लगाना हो कि आप लोगों का हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसका फैक्टर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, सॉल्वेंट का कि वो बीच वाले आयन का, तो पता होना चाहिए सॉल्वेंट के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर फिलहाल तो बस मैं एक ही चीज़ तुम्हें इतनी ही बता सकती हूँ कि जिस चीज़ का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि डीसी अगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा डीसी का मतलब ये होता है कि उसकी उस पर्टिकुलर आयन के साथ इंटरैक्ट करने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी भी ज़्यादा है, बराबर। अगर किसी चीज़ का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों का ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि उसके उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर तुम खुद सोचो, अगर इंटरैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो देयरफॉर आप लोगों की हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो इससे क्या सीख मिलती है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। So I can simply say that dielectric constant is directly proportional to hydration energy. या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल कर फिर तुम लोगों को हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए नहीं दी जाएगी, आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी रहती है। उस दी हुई वैल्यू के बेसिस से पूछा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन अपन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। लाओ इमेजिन करते हैं मेरे पास A प्लस एक कैटायन है। मैंने ऐसी 3 सिचुएशंस क्रिएट की हैं। A प्लस के आजू बाजू में यहाँ पर मैंने डाल दिया H2O, ये H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O। फिर यहाँ पे जो A प्लस है इसके आजू बाजू में मैंने डाल दिया अल्कोहल CH3OH, यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे CH3OH, ठीक है। यानी कि पहले केस में हम लोगों ने सॉल्वेंट किसको लिया है, वाटर को, और सेकंड केस में सॉल्वेंट हमने किसको लिया है, मिथेनॉल को। और उसके बाद नेक्स्ट केस में हम लोग सॉल्वेंट किसको ले लेते हैं, आप लोगों के बेंजीन को, C6H6 इसको सराउंड है। अब तुमसे वो ये पूछेगा कि बताओ सबसे ज़्यादा अमाउंट की सॉल्वेशन एनर्जी किस में रिलीज होगी, या सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी किसकी होगी। तो हमें कैसे पता, हमने कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं जिस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं वैल्यूज़ निकाल के तुम्हें कमेंट करके बताऊंगी कि ये वाली चीज़ इसके लिए ज़्यादा है, ये वाली चीज़ इसके लिए कम है। सो हाउ कैन आई टेल यू, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। तो इसमें सिंपल देखो, इसमें सॉल्वेंट बदल रहा है, आयन तो आपने सेम रखा है। आयन अगर आपने सेम रखा है तो उन तीनों आयन पे चार्ज भी सेम है, तो चार्ज वाला फैक्टर तो गया। ऊपर से कितनी लेयर्स बन रही है ऐसा कुछ मेंशन तो किया है नहीं, तो वैसा यूजुअली मेंशन करके भी नहीं आता है, तो उस पर भी नहीं हम बता सकते। तो बचा क्या, सॉल्वेंट बदल रहा है। सॉल्वेंट के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं, सॉल्वेंट के बारे में हम उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता लगा सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट के बारे में हम उसका क्या पता लगा सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास सॉल्वेंट H2O है तो उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 81।
अगर सॉल्वेंट आपका मिथेनॉल है तो उसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 34, और अगर वो सॉल्वेंट आपका बेंजीन है तो वो कितनी होती है 24। तो अभी अभी जैसे प्रवचन तुमको दिए उस प्रवचन के अनुसार जैसे जैसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है अपने आप उनकी एबिलिटी, ठीक है, आपके उस पर्टिकुलर आयन के साथ इंटरैक्ट करने की भी बढ़ती है। तो सबसे अच्छे से A+ के साथ कौन इंटरैक्ट कर पा रहा होगा? H2O, क्योंकि H2O का इंटरैक्शन A+ के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी भी किस प्रोसेस में रिलीज होगी? फर्स्ट वाले केस में। तो फर्स्ट वाले केस में सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है, सेकेंड में कम है, और थर्ड में सबसे ही कम है। ठीक है, कैसे किया मैंने इसको अरेंज? सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पे किया। हाइड्रेशन वर्ड यहाँ क्यों प्रयोग नहीं किया? क्योंकि हाइड्रेशन वर्ड पहले वाले केस के लिए तो सही बैठता, बाकी दो केसेस के लिए उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलना क्योंकि गलत होता, इसीलिए वहाँ पे मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक और है, ये हो गया हम लोगों का 3 फैक्टर। पहला कौन सा हो गया? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? चार्ज के, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी H2O को सराउंड करने की। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर मान लेते हैं किसी का साइज बहुत बड़ा है, किसका साइज बड़ा है? कैटायन का। ये तो मैं किसके साइज की बात कर रही थी? उस लेयर के साइज की बात कर रही थी। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही थी? लेयर्स की बात कर रही थी कि अगर मान लेते हैं आप लोगों का H2O जो थर्ड लेयर में है उसका इंटरेक्शन कंपैरेटिवली वीक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट लेयर के। लेकिन यहाँ पे एक चौथे फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि साइज से ही रिलेटेड है, बट उसको आपको बुक्स में दिखेगा। लेट्स इमेजिन मेरे पास यहाँ पे एक लिथियम है, ये मेरे पास Li है। तुम तो जानते हो Li पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद लेट्स इमेजिन मेरे पास Na पॉजिटिव है। ठीक है, अब Na पॉजिटिव पे भी कौन सा चार्ज होता है? हम लोग ये भी जानते हैं, प्लस होता है उस पर भी। फिर उसके बाद हम लोगों के पास पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद मान लेते हैं उससे बड़ा वाला हमारे पास रुबिडियम। जान दो, उससे बड़ा मैं बना नहीं पा रही हूँ तो रहने देते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये 3 आयंस मैंने ले लिए हैं। अब ये जो 3 आयंस मैंने लिए, इन 3 आयंस के साथ क्या हुआ? मैंने लिथियम प्लस का गैसियस आयन लिया और उसको पानी में डाला। तो पानी में डालने के बाद क्या बनेगा? कुछ कंपाउंड बनेगा क्या? LiOH? नहीं, लिथियम के आयन को पानी में डालने के बाद कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, सिर्फ इतना होगा कि लिथियम प्लस जो गैसियस था वो एक्वस हो जाएगा, बस ये चेंज आएगा। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -520 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद था मेरे पास सोडियम। सोडियम का मेरे पास गैसियस आयन था, उसमें मैंने वाटर डाला। वाटर डालने से अगेन वहाँ पे क्या हो गया? Na प्लस एक्वस बन गया। इस प्रोसेस में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई? -406 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे माइनस साइन इस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, उसको मैथ्स की माइनस वाले नज़र से मत देख लेना। K+ में मैंने H2O डाला, K+ गैसियस था तो वहाँ जाके उसने K+ एक्वस बना लिया। अब उस वहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ रही है आपके? -320 किलो जूल पर मोल आ रही है। ऐसे करते करते मैं और भी आयंस की डेटा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने लिख सकती हूँ। जैसे एक चलो और लिख लेते हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। रुबिडियम प्लस गैसियस है, उसमें हमने वाटर डाला तो वहाँ पे उसने फॉर्म किया रुबिडियम पॉजिटिव एक्वस, और वहाँ से जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कितनी आती है? -296 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आती है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पर जितनी एनर्जी रिलीज होनी थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में -520 थी तो नीचे में भी -520 होनी चाहिए। क्यों? चार्ज तो चारों में सेम है। Li+, Na+, Rb+, Cs+, K+, सब में तो +1 का ही तो चार्ज है। ठीक है, सब में तो +1 का ही चार्ज है, लेकिन नीचे जाने पे एनर्जी में वेरिएशन क्यों आ रहा है? वो इसीलिए वेरिएशन आ रहा है कि मानते हैं कि आप लोग जब डाउन द ग्रुप चलते हो तो डाउन द ग्रुप चलने पर आप लोगों का जो चार्ज होता है वो चार्ज आप लोगों का कैसा होता है? सेम होता है। लेकिन नीचे जाने पर आप लोगों का साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है किसी भी पर्टिकुलर कैटायन का या फिर किसी भी पर्टिकुलर आनायन का। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आयन,
नीचे जाने पे कैटायन का भी साइज बढ़ेगा, नीचे जाने पे अनायन का भी साइज बढ़ेगा, या नीचे जाने पे न्यूट्रल एटम का भी साइज बढ़ेगा, लेकिन साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से हमें क्या नुकसान? साइज बढ़ने से तुम खुद अपनी छोटी सी बुद्धि चलाओ। इमेजिन करते हैं तुम्हारे पास ये छोटा सा लिथियम पॉजिटिव है, इस लिथियम पॉजिटिव पे आपने ये 1+1 का चार्ज दिया है, और आपके पास जस्ट इमेजिन करते हैं कि एक बड़ा सा जायंट सा आप लोगों के पास एक सीशियम पॉजिटिव है। अब वही +1 का चार्ज, वही +1 का चार्ज, लेकिन ये +1 का चार्ज अब किस पर है? सीशियम पर है। तो होगा कैसा कि क्योंकि सीशियम की स्पेस ज़्यादा है, सीशियम का एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो +1 का जो ये चार्ज है, ये चार्ज क्या होगा? बहुत वाइड, मतलब दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, एकदम फैल जाएगा। लेकिन क्योंकि Li का साइज छोटा है, तो वही उतनी ही क्वांटिटी का +1 चार्ज क्या होगा? ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, एक जगह कंसंट्रेटेड रहेगा। इट इज़ लाइक दैट कि मान लेते हैं आप लोगों के पास एक होली में कलर की डिब्बी है। अब आपके पास ऑप्शन है, एक बाल्टी पानी में मिलाऊं, और तुम्हारा एक दूसरा दोस्त है, उसके पास भी कलर की उतनी ही क्वांटिटी की डिब्बी है, तो वही कंपनी की है, सब कुछ सेम है दोनों का, बट उसने 1 ड्रम भर के पानी में कलर की डिब्बी डाल दी। अब जब कलर की डिब्बी डाल दी, कलर तैयार हुआ, तो जो तुम्हारा कलर बना वो कलर डार्क डार्क दिखेगा, बराबर। उसका अगर तुम किसी पे फेंकोगे तो उसका जो कलर उसके बॉडी पे चिपकेगा वो भी एकदम अच्छे से चिपकेगा, क्योंकि कलर उतना ही है दोनों के पास, लेकिन तुम्हारे से पानी की क्वांटिटी कम है, तो तुम्हारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना। और जो दूसरा था उसने 1 ड्रम पानी में डाला, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बना। तो वैसे यहाँ पे है, चार्ज दोनों में बराबर है, एक के पास +1, दूसरे के पास भी +1, तो +1 चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है वो देखना है। तो सीशियम या किसी दूसरे के केस में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से उतना ही चार्ज ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं होता। और चार्ज कंसंट्रेटेड होता है तो चार्ज के कंसंट्रेटेड होने की वजह से उसकी पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कि एक किसान के 2 बेटे थे, वो दोनों झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, झगड़ते रहते थे, कोई काम साथ नहीं करते थे। एक बार किसान बीमार पड़ता है, उसके बाद वो बुलाता है कि चलो अब देखते हैं, इनको कुछ सिखाते हैं, तो वो उनको एक लकड़ी दे देता है कि तोड़ो। तो जो सिंगल लकड़ी का पीस वो फटफट तोड़ देते हैं, लेकिन जब उसका बंडल बना के वो देता है तो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। पूरी ताकत लगाने से लकड़ी नहीं टूटती, वहाँ से हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है, यूनिटी स्ट्रेंथ। सभी लोगों ने बचपन में ये कहानी पढ़ी होगी, लिखी भी होगी स्कूल पेपर में, हिंदी वगैरह में। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, चार्ज इक्वल है दोनों के पास, लिथियम पे भी +1, सीशियम पे भी +1, लेकिन जो लिथियम का +1 है वो छोटी सी जगह पे सिमटा हुआ है, तो जिसकी वजह से उसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चार्ज दोनों में सेम होता है, लेकिन चार्ज डेंसिटी आपके लिथियम में ज़्यादा होती है, और जो सीशियम है, सीशियम में चार्ज डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही कम हो जाती है ना। चार्ज डेंसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी का मतलब सिंपल होता है, आप लोगों का गिवन चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है। ठीक है, पर यूनिट एरिया आप लोगों के पास कितना है, पर यूनिट एरिया आप लोगों का चार्ज कितना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज आप लोगों का पर यूनिट एरिया। फिजिक्स में आप पढ़ोगे चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा, एंड व्हाट इज सिग्मा? इट इज Q/A, बराबर। और तुम्हें तो पता है कि हम लोग जिस एटम के चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो सीशियम, लिथियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये लोग स्फीरिकल होते हैं, तो एरिया की जगह मैं 4πr² लिख सकती हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से मेरे को एक सीख मिली कि चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q के। ठीक है, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी एंड Q इज चार्ज, और यही सिग्मा आप लोगों का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² के। किसका? कौन सा R²? किसका R मीन्स आप लोगों का आयोनिक रेडियस। ठीक है, R मतलब आयोनिक रेडियस। इससे क्या सीख मिलती है कि जितना ज़्यादा आप लोगों का आयोनिक रेडियस होगा,
आप लोगों की हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, यानी कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि साइज बढ़ता है, आयोनिक रेडियस बढ़ेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। और जब हम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल जाने पे आयोनिक रेडियस घटेगा, देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए? बस चार्ज डेंसिटी, जैसे अभी अपने इंडिया में सबसे डेंसिएस्ट सिटी कौन सी है? मुंबई, क्योंकि वहाँ पे एरिया छोटा छोटा है और छोटे छोटे एरिया में रहने वाले लोग कैसे हैं, ज़्यादा हैं, है ना। डेंसिटी इज अ डिफरेंट वर्ड एंड चार्ज इज अ डिफरेंट वर्ड। चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज बोथ आर डिफरेंट। चार्ज का मतलब टोटल कितना चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी मतलब उस जिस जगह पे आप उस चार्ज को रख रहे हो उसके पर यूनिट एरिया में कितना कितना चार्ज है। ठीक है, ये होता है आप लोगों के चार्ज डेंसिटी का फैक्टर। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्रवचन समाप्त हुआ। इस छोटे से प्रवचन से हमने क्या सीखा? पहले ये सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइड्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। फिर हमने ये देखा हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें सीख रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी, क्या इन टर्म्स की कोई एप्लीकेशन है क्या? हाँ, इनके एप्लीकेशंस है, इनसे क्वेश्चन अरेंज करने को आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, बराबर, वो क्वेश्चंस क्या है वो सब हम लोग देखते हैं। लेकिन उसको देखने के बाद ठीक है, हम लोगों को यहाँ पहले कुछ लिख लेना चाहिए, जो मैं ऊपर लिखना भूल गई थी। 2 मिनट। हाँ, ये रहा। x प्लस को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद याद रखना कि वो जो x प्लस है वो आप लोगों का गैशियस से ख़त्म होकर किस में हो जाता है, एक्वस में हो जाता है। बस ये चीज़ लिखवानी थी। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो अब हम लोगों को एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। किस चीज़ के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं? आप लोगों की हाइड्रेशन एनर्जी के। तो उसकी हेडिंग डाल देते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। अगर तुम लोग फ्यूचर में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी हुई चीज़ याद रख सकते हो तो तुम भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, नहीं रख सकते हो तो तुम लोग पूरी स्पेलिंग लिखो। क्योंकि मेरी आदत है इतने सालों की, तो मेरे को HE मैं समझ जाऊँगी। अगर मैं अपने नोट्स कॉपी भी जब से मैं बना रही हूँ 11th स्टैंडर्ड से, तब से मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ कर रही हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो क्या है, अभी कुछ बेसिक टर्म्स हमको पहले सीखने हैं। मतलब एप्लीकेशन वाला पार्ट सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीखना है। तो इसको अपन फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से, इसको कहीं नीचे फेंक देते हैं और पहले कुछ बेसिक टर्म्स के मतलब सीख लेते हैं। देखो क्या होता है, आप लोगों के पास जैसे कि एक A+ एक्वस आयन है। ठीक है, A+ में जब आपने A+ गैशियस में जब आपने वाटर डाला, ठीक है, तो ये हो रहा है आप लोगों का A+ क्या, आप लोगों का एक्वस, बराबर। हाँ ठीक है, हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, A+ एक्वस बन गया। ये A+ एक्वस क्या है? ये A+ एक्वस एक ऐसी कंडीशन है जब A+ को किसने सराउंड करके रखा है, H2O ने सराउंड करके रखा है। ठीक है, A+ को किसने सराउंड करके रखा है, H2O ने सराउंड करके रखा है। तो इस A+ एक्वस वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयंस, बराबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयंस। समझ लो, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयंस। अब बात ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट नंबर 1, इमेजिन अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, देन H2O जो उस चार्ज को सराउंड करके रख रहे हैं वो भी ज़्यादा होंगे, और जो H2O जो उसको ऐसे सराउंड करके रख रहे हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो उनके ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी HE भी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी उसको यहाँ लिखवा देते हैं, 2 मिनट। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर H2O ज़्यादा सराउंड करेंगे तो इंटरैक्शन क्या होगा, आप लोगों का इंक्रीज होगा। अब अगर इंटरैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अभी तुम्हें लगेगा रिपीट कर रही हूँ, मैंने ऊपर ही बताया है, लेकिन अभी H2O जो सराउंड कर रहे हैं वो बढ़ गए। तो H2O के सराउंड करने की वजह से ज़्यादा H2O सराउंड कर रहे हैं, तो क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे हैं तो देयरफॉर क्या होगा, हाइड्रेटेड आयन जो है
हाइड्रेटेड आयन का जो साइज़ है वो हाइड्रेटेड आयन का साइज़ भी बढ़ जाएगा। कैसे आप लोगों के हाइड्रेटेड आयन का साइज़ बढ़ेगा, तुम खुद सोचो। एक लेयर है तो छोटू सा दिख रहा है, 2 लेयर आ जाएंगी तो और बड़ा, तीसरी लेयर आएगी तो और बड़ा, चौथी लेयर आ जाएगी तो और बड़ा, है ना। तो लेयर्स आने की वजह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, तो यानी कि चार्ज ज़्यादा होने से सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ऐसा नहीं है। चार्ज ज़्यादा होने से ज़्यादा H2O को अपने से वो चिपकाने की क्षमता रख सकता है। ज़्यादा H2O चिपकेंगे तो H2O दूर 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 तक फैलने लगेंगे, दूर दूर तक फैलने लगेंगे। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा नहीं होगा, हाइड्रेटेड आयन और बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक दिक्कत है, ये दिक्कत बहुत बेकार है। क्या है वो दिक्कत, जिनका साइज बड़ा होगा, लेट्स इमेजिन मेरे पास एक सीशियम पॉजिटिव आयन है और लेट्स इमेजिन मेरे पास एक Na पॉजिटिव आयन है। कोई अगर मुझसे ये पूछेगा किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो मैं सीधा सीधा बोलूँगी Na पॉजिटिव। तुम बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों? लॉजिकल है, दोनों में चार्ज तो सेम है, तो चार्ज की वजह से तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिसाइड नहीं होगी। दिक्कत ये होते हैं जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, जो मोटे मोटे होते हैं, टेडी बियर टाइप के होते हैं, उन टाइप के लोगों को मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ गया। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो मूवमेंट करने की एबिलिटी है, वो मूवमेंट करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, ढक जाए, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट करने की एबिलिटी को साइंस की भाषा में मोबिलिटी भी कहते हैं। और अगर मोबिलिटी घट जाएगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो ये तुम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था कि चार्ज बढ़ने से क्या क्या होता है। चार्ज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन हाइड्रेटेड आयन का साइज भी बढ़ता है। हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ने से उसकी मोबिलिटी कम हो गई, मोबिलिटी कम हो गई तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो हो गई कम। अब तुम में से हो सकता है किसी के दिमाग में ये डाउट आए कि आप काहे को हाइड्रेटेड आयन देख रहे हो, सादा आयन देखो। तो मैं तुम्हें अगेन बता दूं, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, आयोनिक चीज़ें सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, ठीक है, उन लोगों को एक्वा स्टेट चाहिए होती है, तो इसीलिए पानी तो डालना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन वाले पार्ट में आ जाते हैं। एप्लीकेशन मैं एक एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगी, एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, और तो अलग से मैं लिखवाने नहीं वाली हूँ। तुम चाहो तो अपने रूल बना सकते हो, जैसे Na+ है और लेट अस कंपेयर K+, दोनों एक ही ग्रुप के चट्टे बट्टे है ना। तो पहले साइज को देख लेते हैं, साइज वाली चीज़ को देख लेते हैं। Na का साइज बड़ा होता है कि K का साइज बड़ा होता है, कोई भी बोलेगा K का साइज बड़ा होता है। फिर अपन चार्ज की बातचीत कर लेते हैं, तो चार्ज दोनों में तो इक्वल ही है, एक पे +1 दूसरे पे भी +1। अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो याद रखना, चार्ज डेंसिटी का एरिया के साथ इन्वर्स वाला रिश्ता आता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी। तो चार्ज डेंसिटी किसकी कम होगी, K+ की। चार्ज डेंसिटी के अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एनर्जी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, मोटा मोटा याद रखना, चार्ज पे और दूसरा उस पर्टिकुलर आयन के साइज पर। चार्ज दोनों का सेम है तो इस फैक्टर को इग्नोर करो। साइज देखो, K+ का क्योंकि साइज ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है साइज के साथ, तो देयरफॉर जितना बड़ा साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम। तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, Na+ आयंस की ज़्यादा होगी। अब आगे क्या, आगे के प्रवचन देखते हैं। आगे के प्रवचन कुछ इस प्रकार हैं कि जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है उसका जो हाइड्रेटेड आयन होगा, हाइड्रेटेड आयन का मतलब आजू बाजू में कितने H2O+ होंगे, तो जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है उसके आजू बाजू में H2O+ की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन भी किसका ज़्यादा होगा, Na+ का ज़्यादा होगा, क्योंकि Na+ के एक्वस Na+ का साइज ज़्यादा होगा। तो जब आप उस Na+ की मोबिलिटी के बारे में बात करोगे तो Na+ बोलेगा देखो अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ पानी आने के बाद, अब मैं ना चल सकता हूँ। तो किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, K+ की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि K+ की मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो देयरफॉर कंडक्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, K+ की ज़्यादा होगी। बस खत्म हो गया टॉपिक, ये इतना आसान सा था। ठीक है, अगेन एक और कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप लोगों के पास K+ है और आप लोगों के पास Ca2+ है। अब पहले इसमें हम लोग बातचीत कर लेते हैं साइज़ की। तो अगर मैं साइज़ के रिस्पेक्ट में बातचीत करूँ तो किसका साइज ज़्यादा होगा, पोटेशियम का कि कैल्शियम का, तो पोटेशियम का होगा।
अब कई लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो पुराने लेक्चर्स जाके देख लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा साइज का लेना देना कैसे चलता है। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता है साइज उतना ही घटता है। तो किसका चार्ज साइज बड़ा होगा, K+ का बड़ा होगा। अब बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज तो यहाँ पे इक्वल है ही नहीं, चार्ज Ca2+ का ज़्यादा है। ठीक है, चार्ज किसका ज़्यादा है, Ca2+ का ज़्यादा है। अब याद रखना, ऊपर में चार्ज सेम था तो हमने कौन से फैक्टर को देखा, साइज वाले फैक्टर को देखा। अब यहाँ पे साइज भी वेरी कर रहा है, चार्ज भी वेरी कर रहा है, दोनों रिवर्स हैं, तो हम किसको इंपॉर्टेंस दें, साइज के हिसाब से लैटिस एनर्जी, साइज के हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी की बातचीत करें कि चार्ज के हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी की बातचीत करें। क्योंकि अगर मैं साइज के हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो जिसका जितना छोटा साइज होगा हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। तो कायदे से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, कैल्शियम 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं चार्ज के हिसाब से बात करूँ तो भी कैल्शियम 2+ के हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, कैल्शियम 2+ की ज़्यादा है। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है उसके हाइड्रेटेड आयंस का साइज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि उतने ज़्यादा उसके आजू बाजू H2O चिपके होंगे, और जितने ज़्यादा H2O उसके आजू बाजू चिपके होंगे उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। सो देयरफॉर कंडक्टिविटी किसकी होगी, आपके K+ की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Ca2+। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिटवीन K+ एंड बिटवीन Ca2+ किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो याद रखना, जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ेगा मोबिलिटी घटती है, मोबिलिटी के घटने से कंडक्टिविटी भी घटेगी। और हमें कैसे पता चलेगा कि मोबिलिटी किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, हाइड्रेटेड आयन का साइज देखो। हाइड्रेटेड आयन के साइज देखने से मुझे क्या पता चलेगा, हाइड्रेटेड आयन कैसे पता चल रहा है साइज बड़ा है छोटा है, जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, आपका हाइड्रेटेड साइज रहेगा। तो एक छोटा सा आखिरी में लिख लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस के। ठीक है, अच्छा, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टिविटी के। बस ये वाली चीज़ हम लोगों की आखिरी है, बराबर। अच्छा, और अगेन एक और चीज़ में लिख लेते हैं कि जितना ज़्यादा आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा आप उसके आजू बाजू में क्या लगा सकते हो, H2O लगा सकते हो, उतना ज़्यादा प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि जितना ज़्यादा उसका चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आप लोग के H2O को अट्रैक्ट करने को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आप लोगों का कौन सा वाला टॉपिक, लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आप लोगों का जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा फजान्स रूल। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन, जैसे हाइड्रेशन पढ़ लिया वैसे लैटिस पढ़ोगे। लैटिस पढ़ने के बाद इसमें एक और छोटा सा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी वाला, सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक भी उसमें देखेंगे। और फिर अभी इसी के बाद आएगा वाला वीडियो, और उसके बाद कल हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ेंगे और साथ ही साथ में फजान्स रूल, एंड कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर हम लोगों का क्या हो जाए, समाप्त।